औरत को उसका मनोबल बढ़ाना, उसकी अंदरूनी जो शक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि एक फैमिली अच्छी तरह से उनकी परवरिश हो सके। तो अगर हमें स्वस्थ समुदाय और देश बढ़ाना है, चलाना है, तो फिर औरत को सक्षम करना और औरत का मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भारत की बात देखें तो हमारे शास्त्रों में भी औरत को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। जो देवी सूक्त है हमारे ऋग्वेद में, वहाँ बताया गया है कि नारी शक्ति से ही ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, का निर्माण हुआ है। तो वो कल्पना करी गई है नारी शक्ति की। लेकिन धीरे-धीरे करके ये थोड़ा-सा इस इससे हम अलग हो रहे हैं, इससे हम इतने वाकिफ़ नहीं हैं। धीरे-धीरे करके ओवर द जनरेशंस औरत खुद अपनी पहचान भूले बैठी है ना? उसकी खुद की आवाज़ इतनी दब गई है कि वो उसको खुद अपने सार का एहसास नहीं है, जबकि औरत जगत जननी है। सृष्टि की रचना औरत या नारी तत्व, नारी शक्ति से हुई है। आज के हमारे वक्ता है अपर्णा माथुर। अपर्णा जी एक लीडरशिप कोच और फैसिलिटेटर तथा ग्रोइंग लीडरशिप ऑफ वीमेन की से संस्थापक है। 25 साल के बहुआयामी कार्यक्षेत्र अनुभव के साथ ही नेतृत्व क्षमता विकास करने की कोचिंग भी देती हैं। इन्हें सेल्स, कंसल्टिंग और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, सिंडलर, आई डिस्कवरी, प्रेरणा सेंटर ऑफ लर्निंग और कैनन इंडिया जैसे संगठनों के साथ काम किया है। दी फाउंडेशन में वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए एक शैक्षणिक पहल है तथा जीवन कौशल पर आधारित कार्यशालाओं का आयोजन करती है। आज हम अपर्णा जी के साथ 21वीं सदी की महिला के विषय में बातचीत करेंगे, जो पिछले कुछ वर्षों में पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं की आवाज को दबा दिया गया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हम बदलाव के मुहावने पर हैं। जागरूकता बढ़ रही है। सामूहिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब यहाँ स्थिति और अवसर की समानता हो। ये वार्ता महिला के लिए बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के साथ साथ 21वीं सदी की महिला के अपने जीवन को संभालने की जिम्मेदारी को प्रतिबिंबित करेगा। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अपर्णा जी के साथ प्रश्न उत्तर सत्र को आरंभ करती हूँ। अपर्णा जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप अपने संगठन ग्रोइंग लीडरशिप ऑफ विमेन के बारे में हमें बताइए। थैंक यू सो मच सीमा एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग आप सबको जितने हमारे श्रोताएं हैं आज। आई एम डिलाइटेड कि इस विषय में आज हमारी चर्चा हो रही है। तो अपने संस्था के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा-सा जो आजकल लैंगिक विविधता की बात हो रही है, उसकी थोड़ी-सी भूमिका बताना चाहूँगी, मानना चाहूँगी। क्या हुआ है ना कि लगभग 10-12 साल पहले मैकेंजी जैसी कंसल्टेंसी, ऐसी काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज़ ने काफ़ी रिसर्च के द्वारा ये प्रदर्शित किया है कि जो व्यापारिक परफॉर्मेंस है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन की जो बिज़नेस परफॉर्मेंस है, वो उसका ताल्लुक लैंगिक विविधता से काफ़ी जुड़ा हुआ है। मतलब कि जहाँ जिन संस्थाओं में अम, पुरुषों का और औरतों का बराबरी का अनुपात हो, वो संस्थाएँ ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। जैसे प्रॉफ़िट उनका ज़्यादा होता है, नई सोच आती है, तो अलग-अलग किस्म के प्रोडक्ट डिज़ाइन्स बनते हैं। ज़्यादातर इन लोगों को एक साथ ले जाने की क्षमता रहती है, तो लोग कम नौकरी छोड़ते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं। तो जितने भी व्यापार से रिलेटेड है चीज़ें उससे इसका काफ़ी गहरा संबंध रहा है। 2018 में वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा, वर्ल्ड बैंक के सीईओ ने एक टॉक में ये कहा था कि अगर इंडिया ऐसी कोशिश में लगे जहाँ की 50-50 रेशियो हो, अनुपात बराबरी का हो कार्य क्षेत्र में, तो लगभग
$770 बिलियन की वृद्धि होगी हमारी जीडीपी। आज के तारीख में महिलाओं का योगदान केवल 28% है, जबकि ग्लोबल एवरेज विश्व का अगर हम एवरेज देखें वो 48% है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए कि ज़्यादा महिलाएं आएं सामने काम करने के लिए ताकि हमारी आर्थिक विकास बढ़े। तो अब ये सिर्फ केवल अच्छी चीज़ ही नहीं है, लेकिन लैंगिक विविधता, समानता एक ज़रूरी बन गई है हमारे लिए। अगर हमें देश को प्रगति करनी हो, तो दिस बिकम्स वेरी एसेंशियल। लेकिन हमें जैसे कि मालूम है कि ये रातों रात चेंज तो होगा नहीं, एकदम से हम नंबर्स नहीं बढ़ा सकते हैं। अभी कार्य चल रहा है लेकिन थोड़ी धीमे पेस पे चल रहा है। पिछले साल पैंडेमिक की वजह से तो ये और भी ज़्यादा इसकी गति धीरे हो गई है। और इसके लिए सीमा ना खासकर 2 वजह। अगर आप पहला देखें तो औरत पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है कि आप काम भी सँभालें और घर का काम-काज भी सँभालें। जैसे अगर ज़ोर-शोर में वो जॉइन भी करती हैं, लेकिन शादी के टाइम जब बच्चे पैदा होते हैं, तो बहुत सी महिलाएँ पीछे हट जाती हैं, उनकी नौकरियाँ रह जाती हैं। और इसकी वजह ये है कि आज भी कई घरों में देखा गया है कि पुरुष लोग बराबरी का हिस्सा नहीं लेते हैं घर के काम-काज में। बल्कि एक डेटा में तो ये भी बताया गया था कि महिलाएँ लगभग 6 गुना ज़्यादा काम करती हैं घर का। और जो कि जिसके लिए कोई ऑब्वियसली सैलरी नहीं मिलती है, इट्स अनपेड वर्क। तो भार सारा घर का सँभालने का, बच्चों का सँभालने का आज भी औरत के ऊपर आता है। तो उनके लिए में वाक़ई मुश्किल हो जाती है काम करने के लिए, बहुत सारी बाधाएँ आ जाती हैं उनके सामने। दूसरी वजह ये है कि आज भी हमारे समाज में पितृसत्ता मानसिकता बहुत सामान्य है और ये औरतों को रोकता है। आ भी जाती हैं तो दिक्कतें काफ़ी होती हैं औरतों को आगे बढ़ने में। आज भी उसी काम के लिए भेदभाव किया जाता है पुरुष और औरत के बीच में। उसी उसी काम के लिए अलग-अलग सैलरी होती है। औरत को वो सैलरी नहीं मिलती है जो कि एक आदमी को मिल सकती है। प्रमोशन की अपॉर्च्युनिटी भी आदमियों को ज़्यादा दी जाती है बनस्पत औरतों को। तो काफ़ी सारी ऐसी बाधाएँ हैं जो कि औरत को रोक रही हैं। जो मेरी संस्था है ग्रोइंग लीडरशिप ऑफ वुमेन, यहाँ पे हम औरतों के साथ काम करते हैं। तो हम औरतों के साथ जो संस्थाएँ में हैं, ज़्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशंस, उनके साथ काम करते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं। जो यंग लड़कियाँ हैं वंचित रूप से जो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं उनको आर्थिक रूप से जो वंचित हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, कॉलेज लड़कियों के साथ। और होम मेकर्स के साथ भी हम करते हैं। तो सारी महिलाओं के साथ हमारा काम रहता है और इनमें हम अपने ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स में ये सिखाते हैं कि कैसे उनका मनोबल बढ़े, कैसे वो ज़्यादा आत्मनिर्भर रह पाएँ। और हम मिश्रित लिंग ग्रुप्स के साथ भी काम करते हैं, उनको ये समझाते हैं, इसमें स्पष्ट करते हैं कि पितृसत्ता जो मानसिकता है, उसका कैसा बुरा असर पड़ सकता है, उसका क्या प्रभाव है। तो धीरे-धीरे करके इसके बारे में जागरूकता हम फैलाते हैं। तो ये मेरे संस्था के बारे में हुआ। जी मैम। अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपने महिला नेतृत्व पर ही काम करने के लिए क्यों चुना? हम्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सीमा क्योंकि और मेरी निजी जीवन का मैं अनुभव बताऊँगी। तो मैंने 2 महिलाओं को अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी करीबी से देखा है। एक तो मेरी खुद माता, माताश्री जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। मेरी माँ को मैंने एक साहस के रूप में देखा। हर चीज़ में कभी वो पीछे नहीं हटी। काफ़ी बीमार रहीं, फिर भी उन्होंने हमेशा साहस दिखाई। अ, रिश्तों को बहुत अहमियत देती थीं, तो सबके साथ रिश्ता कैसे बनाए रखना, अपने परिवार के लिए हमेशा वो पहले आगे खड़ी हो जाती थीं, सबके लिए, हमारे लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे पिताश्री के लिए काफ़ी किया उन्होंने। एक और ज़िंदगी का खूब मज़ा भी लिया, किताबें लिखी खूब एन्जॉय किया। तो एक तो वो छवि थी। जब मेरी शादी हुई थी लगभग 20 साल पहले, तब मैंने अपने सास को देखा और
वो बिल्कुल इस छवि की उल्टी थी, बिल्कुल विपरीत थी। वो थोड़ी डरी-डरी, सहमी हुई, सारे रिश्ते तोड़ के बैठी हुई थी, कोई चीज़ उनके लाइफ में सही नहीं जा रही थी, हमेशा कंप्लेन करना, बिल्कुल ही अलग छवि थी। और मैंने दोनों का असर देखा है परिवार की परवरिश में, बच्चों की परवरिश में। तो मेरा ऐसा मानना है, सीमा, कि औरत को उसका मनोबल बढ़ाना, उसकी अंदरूनी जो शक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक फैमिली अच्छी तरह से उनकी परवरिश हो सके। तो अगर हमें स्वस्थ समुदाय और देश बढ़ाना है, चलाना है, तो फिर औरत को सक्षम करना और औरत का मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इस बारे में मेरा खुद का उद्देश्य ये है कि जितने भी महिलाएँ हैं, उनके साथ उनको अपने मूलभूत तत्व से वाकिफ़ करवाऊँ, वो स्पष्ट करवाऊँ, ताकि वो दोबारा उससे जुड़ सके। बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे लगता है कि महिला अपने तत्व से, मूलभूत तत्व से, अपने सार से रिश्ता तोड़े बैठी है। तो ये वजह है कि मैं औरतों के साथ काफ़ी काम करती हूँ। अगला प्रश्न है, महिलाओं को दूसरा दर्जा क्यों मिला है? विश्व भर में आजकल सबको मालूम है कि अम, शारीरिक रूप से महिला थोड़ी वीक है, जैसे वीकर सेक्स कहा जाता है महिलाओं को, है ना? तो ये बात तो है सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनकी अंदरूनी शक्ति नहीं, उनका मनोबल वीक है। हम अगर भारत की बात देखें तो हमारे शास्त्रों में भी औरत को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। जो देवी सूक्त है हमारे ऋग्वेद में, वहाँ बताया गया है कि नारी शक्ति से ही ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, का निर्माण हुआ है। तो वो कल्पना करी गई है नारी शक्ति की। लेकिन धीरे-धीरे करके ये थोड़ा-सा इससे हम अलग हो रहे हैं, इससे हम इतने वाकिफ़ नहीं हैं, और ज़्यादा हम एम्फेसिस देते हैं पुरुष। तो एक किस्म से मैं कहूँगी कि पुरुष प्रधान है हमारे समाज में अभी। तो आज की तारीख में हम जो समाज में देखते हैं, नारी का जो वजूद है, वो पुरुष से जुड़ा हुआ है कि नहीं? जब वो छोटी है तो वो अपने पिता की ज़िम्मेदारी होती है या भाई की ज़िम्मेदारी होती है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है, और शादी पे भी देखो बड़ा ज़ोर दिया जाता है ना, लड़की के लिए कि शादी करना बहुत ज़रूरी है। जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो उसका जो वजूद है वो हमेशा किसी पुरुष से जुड़ा रहता है कि नहीं? दैट इज़, मतलब वही रीज़न है कि वो धीरे-धीरे करके वो पीछे-पीछे हटती जाती है। उसको उतनी खुल के बोलने की अपॉर्च्युनिटी नहीं दी जाती है। आज भी समाज में सारी रोक-टोक महिलाओं के साथ है कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, बाहर देर तक नहीं रहना चाहिए, आप औरत ऐसे होनी चाहिए। पुरुष के लिए इतने सारे रोक-टोक नहीं है। तो धीरे-धीरे करके नारी की जो छवि बनती गई है ना, सीमा, वो अबला नारी की हो गई है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि धीरे-धीरे करके औरत की जो समाज में जो दर्जा है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। बराबरी का अभी भी है नहीं। हालाँकि खुशी की बात ये है कि समाज बदल रहा है और काफ़ी बदल रहा है। लेकिन अभी भी काफ़ी वक़्त लगेगा कि हम ये बराबरी का दर्जा दोनों को दे पाएँ। आपकी कोई राय होगी इस पे? मैं बिल्कुल, आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। और हाँ, हमारे फ़िल्मों में दिखाया गया है, हमारे मूवी कहानियों में दिखाया गया है कि अबला दिखाया गया है। राजपूत घराना के हो, ठाकुरों के हो, तो उनको कुछ बोला नहीं जाता। तो वो बनता गया, वो छवि बनता गया कि उनको कुछ बोलना ही नहीं, औरतों को। औरतों को हक ही नहीं है किसी भी निर्णय को लेने का, कि कुछ हाँ, बोलने का। हाँ, तो हाँ। तो एक तरफ से जो आवाज़ है नारी की वो दबाई गई है, और सबसे अफ़सोस की बात ये है, सीमा, कि धीरे-धीरे करके ओवर द जनरेशंस औरत खुद
अपनी पहचान भूले बैठी है ना? उसकी खुद की आवाज़ इतनी दब गई है कि वो उसको खुद अपने सार का एहसास नहीं है। जबकि औरत जगत जननी है, सृष्टि की रचना औरत या नारी तत्व, नारी शक्ति से हुई है। तो इसीलिए अब थोड़ा-थोड़ा जैसे समाज बढ़ा और ऐसा नहीं है कि इतिहास में एक साहस औरतों का वर्णन नहीं किया गया है। रानी पद्मावती है, झांसी की रानी है, ये भी मिसाल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो छवि जैसे मैंने कहा बनाई गई है, वो अबला नारी की है। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों और संगठनों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा समाज थोड़ा बदल रहा है धीरे-धीरे क्योंकि इसका इतना गहरा संबंध है आर्थिक विकास के साथ, अब ये ज़रूरी बन गया है कि समानता सब जगह हो। खासकर लैंगिक समानता और विविधता पे ज़्यादा जोर रहा है। तो जितनी भी देखो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनमें तो बहुत सारी पॉलिसी चेंजेज़ आ गई हैं। ज़्यादातर बताया जाता है कि आप औरतों को हायर करें, उनके लिए ऑर्गेनाइज़ेशंस बहुत कुछ कर रही हैं, जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन क्रेश खोल रही है, अगर कोई औरत मैटरनिटी लीव पे जाती है तो क्रेश खोले जाते हैं सो दैट चाइल्ड केयर कैन बी टेकन केयर ऑफ। पार्ट टाइम ऑप्शंस बताया जाता है औरतों के लिए। तो काफ़ी सारे चेंजेस औरतों के लिए हो रहे हैं ताकि उनके लिए आसान हो जाए, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो थोड़ा-सा संभल जाए उनके लिए और वो अपने काम पे पूरा फ़ोकस ला पाएँ। तो धीरे-धीरे प्राइवेट संस्थाएँ ये कर रही हैं। सरकार भी काफ़ी कर रही है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ एक स्कीम है। महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए महिला ई-हाट खोला गया व्हिच इज़ अ डिजिटल एंड अ वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म। काफ़ी लोन्स दिए जा रहे हैं बैंक्स की तरफ से, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो फाइनेंसिंग हेल्प ग्रुप्स में औरतों को आगे बढ़ने की का अवसर दिया जा रहा है। तो धीरे-धीरे करके थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं मैं तो कहूँगी काफ़ी बदलाव आ रहा है और वो अच्छी बात है लेकिन और गति इसकी बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा काम तो सोशल मीडिया का हो रहा है। आजकल अगर आप देखें जैसे आपने बताया फ़िल्म्स की बात हो रही है, वुमेन सेंट्रिक फ़िल्म ज़्यादा बनाई जा रही हैं, वुमेन साहसी औरतों का ज़्यादा वर्णन हो रहा है, उनको सराहा जा रहा है। एक मुझे एक पर्टिकुलर एड याद है, ये 2-3 साल पहले आई थी और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जिसमें लैंगिक समानता की बात हुई थी। जिलेट का ये एड था जिसमें 2 लड़कियाँ और ये हकीकत पे है बेस्ड है, 2 लड़कियाँ एक नाई की दुकान चलाती हैं, जो कि ज़्यादातर नाई की दुकान और पुरुष ही चलाते हैं, इसमें 2 लड़कियाँ नाई की दुकान चलाती हैं यूपी में। बहुत ही सुंदर ऐड है वो। तो ऐसे एडवर्टाइज़मेंट्स आ रहे हैं, तनिष्क के काफ़ी एड्स हैं जिसमें समाज कैसे बदल रहा है, औरतों को कैसे समानता दी जा सकती है, उसके बारे में बात होती है। और पॉलिसीज़ जैसे ज़ोमैटो कंपनी है, उन्होंने ये भी कहा है कि पैरेंटल लीव जब एक फैमिली मैटरनिटी पे हो, तो पैरेंटल लीव 26 हफ्तों की और इसका अवसर दोनों को दिया जा रहा है, नौ म महिला को नहीं, जो बच्चे का बाप है, उसको भी अवसर दिया जा रहा है कि आप छुट्टी ले सकते हैं, बच्चे की परवरिश के लिए। तो ये चीज़ें जो बदलाव आ रहा है, ये मुझे कहीं न कहीं ये होप देता है कि जल्दी चीज़ें बद तो सरकार, प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस सब लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि समानता जल्द से जल्द हमारे समाज में आए। 21वीं सदी की महिलाओं के रूप में हम में से हर एक कोई को अपनी शक्ति का दावा करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तुमने सवाल पूछा है। तो आप मुझे 1 मिनट दो मैं एक इसको पीपीटी भी जी, जी। में लगाना चाहूँगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं चाहती हूँ कि आज हमारे जितने श्रोताएँ हैं वो ये बात सुनें। तो सबसे पहले देखो एक तरफ से तो समाज को बदलना चाहिए, अवसर ज़्यादा देना चाहिए, ये तो
समाज को करना चाहिए और वो समाज अपना वक़्त भी लगाएगा बदलाव लाने में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि औरतें को भी महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि थोड़ा वो आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले ये है कि औरतों को अपना आत्मविश्वास और बढ़ाना चाहिए। हुआ क्या है ओवर द इयर्स कहीं न कहीं औरत अपने आप को इतने संदेह की नज़र से देखने लग गई है। उनको हमेशा ये लगता है क्या मैं कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी? अगर नहीं कर पाई तो क्या हुआ? तो ये दुविधा में रहती हैं हमेशा और अपने आप को बहुत संदेह करती हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, विश्वास करो अपने आप पे, हो जाएगा काम। इनफैक्ट एक रिसर्च के थ्रू ये बताया गया था कि संस्थाओं में जो पुरुष हैं, अगर वो काबिल भी नहीं हो नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप रोल के लिए, फिर भी माँगते हैं, बोलते हैं कि अच्छा आप हमें प्रमोशन दीजिए और क्योंकि वो माँगते हैं उनको मिल भी जाता है। महिलाएँ अपने आप की काबिलियत पे इतना संदेह करती हैं, जबकि पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन बोलेंगी नहीं, माँगती नहीं है, तो उनको वो प्रमोशन मिलता भी नहीं। तो अपने आप में ये विश्वास रखना कि मैं कर पाऊँगी, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अपने राय को प्रकट करना। कई बार मैंने देखा है और मेरा काफ़ी काम रहता है यंग महिलाओं के साथ जिनकी हाल ही में शादी हुई हो या बच्चे सँभाल रही हों, छोटे बच्चे हैं, काम भी सँभाल रही हैं। और वाक़ई में बहुत सारी चीज़ एक साथ करनी पड़ती। तो एक तरफ से सुपर वुमेन बनती हैं कि काम में भी बढ़िया करें और घर भी पूरा अच्छी तरह सँभले। तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल बनाती हैं औरतें को और मगर कई बार मैंने देखा है कि अगर कोई चीज़ से उनको ठेस पहुँचती है, तो वो उसके बारे में दूसरों से शेयर नहीं करती, उसको प्रकट नहीं करती। जैसे किसी पति ने कुछ कह दिया, कड़वा बोल दिया, तो वो अंदर मन ही मन में घुटती रहती हैं, बताती नहीं कि ये आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। काम पे अगर बॉस ने कुछ इधर-उधर की बात कर दी जो नहीं अच्छी लगी, वो बता नहीं पाती क्योंकि वो झिझकती हैं कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन कहीं न कहीं दूसरों को जानना ज़रूरी है और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा कंप्लेन करें या लड़ के बात करें। मधुर आवाज़ में व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, हर चीज़ के लिए खुद को दोष ना दें। ये भी मेरे अनुभव में मैंने देखा है ज़्यादातर औरतें अपने आप को कई दिन तक दोष देती रहती हैं, अफ़सोस करती हैं। जैसे कोई बात हो गई कुछ सास-ससुर ने बोल दिया, कुछ ऑफ़िस में किसी ने कुछ ताने-वाने मार दिए, तो वो कई दिन दिन तक उसी को लेके जूझती रहती हैं, अफ़सोस करती हैं, बुरा लगता है उनको। एकदम से उनकी शक्ल देखो तो लगता है कि भाई सब कुछ सही नहीं चल रहा है, एकदम से झुलस सी जाती हैं, राइट? तो कहीं न कहीं अपने आप को इतना दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कोई चीज़ गलत हो गई, आज कल ही मैं बात कर रही थी एक यंग महिला के साथ, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ खाने में बनाया था, वो ठीक नहीं बना। अरे! मुझे इतना बुरा लग रहा है, ऐसे बना दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को इतना दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गड़बड़ होती है, गलतियाँ होती हैं, आगे बढ़ना, जल्दी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, काम के लिए मदद ज़रूर लें। मैंने ये अगेन संस्थाओं में देखा है कि औरतें सब कुछ अपने आप करना चाहती हैं। घर में भी सबको सँभालना, ऑफ़िस में भी सब चीज़ खुद करना, बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही करती हैं लाइक अ सुपर वुमन। मदद कम माँगती हैं क्योंकि उनको पीछे ऐसे लगता है कि अरे! अगर मैं मदद माँगूँ तो मेरे जो पुरुष कॉलीग्स हैं वो क्या बोलेंगे कि ये कमज़ोर है, ये कर नहीं पाएगी। मगर मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम इतना कर रहे हैं, सब कुछ करना मुश्किल है। पति है, बच्चे हैं, घर में लोग हैं, ऑफ़िस में कॉलीग्स हैं, मदद माँगो, राय माँगो, मदद माँगो, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई ये नहीं समझेगा कि आप नहीं कर पा रही हैं। 5वीं बात और ये मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो सार है, मूलभूत सार
उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार देखा है औरतें इतना न्यौछावर करती हैं, सैक्रिफाइस इतना बलिदान रहता है उनका परिवार की परवरिश में, काम के प्रति, सब कुछ मतलब अपने बारे में बिल्कुल सोचती ही नहीं है और थक जाती हैं, मानसिक तनाव में रहती हैं, अपनी खुद की जो ख्वाहिशें हैं उसको भी छोड़ देती हैं। तो कई बार क्या होता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाकी लोग सब बिज़ी हो जाते हैं और एकदम से फिर लगता है खालीपन कि अरे! मेरा तो पूरा वक़्त ही निकल गया, मैंने तो अपनी ख्वाहिशें भी नहीं पूरी करी। तो दूसरों के लिए त्याग देना, बलिदान देना, दूसरों के लिए हमेशा रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने सार से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एक औरत शक्तिशाली अंदरूनी शक्ति प्रकट कर सकती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए। अगर पूर्ण रूप से आप अपने परिवार की परवरिश करनी है, अपने खुद कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ना है, तो ये 5 चीज़ें मन में ठान लेनी चाहिए। इनफैक्ट सीमा में एक मुझे इंटरनेट पे एक कविता भी मिली थी, अगर आप जी, जी। मुझे परमिशन दें तो मैं वो हमारे श्रोताओं, दर्शकों के लिए आई वुड वांट टू रिसाइट इट। मुझे जी, इस बिल्कुल मैम। इस इस कविता मतलब कवि कौन है मुझे मालूम नहीं, वो कहीं मुझे मिला नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर लिखी है, तो ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊँगी। चाह नहीं है तक एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊँगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊँगी। जो सदियों से देखा तुमने लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो, पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजर थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी, हिम्मत न थी उफ करने की। अब बदल गई है ये पहचान, नारी की न साड़ी परिभाषा, वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। चाहे युग कोई सा भी आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंचन पर पंचम लहराऊंगी। बहुत सुंदर कविता है मैम। ये अंदरूनी शक्ति को और बढ़ाता है ये महिलाओं को। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि मैंने कहा, जो मर्मस्पर्शी मूलभूत सार है हमारा, उसको खोने की ज़रूरत नहीं है ना? जैसे मैंने कहा कोई लड़ाई, कुछ वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सार को बरकरार रखते हुए भी हम कितना कर सकते हैं और ये आज आज की 21वीं सदी महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये कविता बहुत ही सुंदर लगी। मेरा अगला प्रश्न है, आधुनिकता और समानता की बात करें तो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही अपनी नौकरियाँ क्यों गँवानी पड़ी? हाँ। तो ये देखा गया और ये रिसर्च के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि लगभग 7 टाइम्स 7 गुना महिलाओं की नौकरियां गई हैं आदमी के बराबर। तो आप देखो मैंने पितृसत्ता मानसिकता की बात करी है। आज भी लोगों को लगता है कि आदमियों की नौकरियां बरकरार रहनी चाहिए और औरतों को निकाला जा सकता है। तो कई कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हुआ है और रिसर्च ने ये भी दर्शाया है कि अब इनको रीहायर करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये मानसिकता है जैसे इंटरव्यू हो रही है, दो लोग खड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग पुरुष को नौकरी देते हैं, औरत को नहीं देते हैं, राइट? क्योंकि मन में ये चल रहा होता है अरे कल तो इसके मैटरनिटी पे जाएगी, कल शादी हो जाएगी, ये काम पे पूरा जोर नहीं रहेगा इसका या ये सही तरीके से काम नहीं कर पाई। तो वो जो पितृसत्ता मानसिकता है वो कहीं न कहीं लोगों के मन में चल रहा है। इसी वजह से
लोग हिचकिचाते नहीं हैं कि औरत को नौकरी से निकाल दिया जाए। तो ये अफ़सोस की बात है लेकिन हकीकत भी है। अभी सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, सब कुछ फिर वापस से खुलने वाला है। तो आपका क्या कहना है इसमें औरतों को ज़्यादा नौकरियाँ मिलेगी या फिर पुरुषों को? समानता की बात करें तो? हाँ, हाँ, हाँ। तो देखिए अलग जैसे प्राइवेट संस्थाएँ हैं क्योंकि उनके पॉलिसीज़ में इतना बदलाव आ गया है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन जो लैंगिक विविधता वो सिर्फ़ लैंगिक विविधता की ही नहीं बात करते हैं, वो जो विकलांग हैं उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, वो तो प्राइवेट संस्थाएँ उन सब चीज़ों के बारे में भी बात कर रही हैं। तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे सरकारी नौकरी है या जैसे अ, इनफॉर्मल सेक्टर जो है, वहाँ पे थोड़ा ये पितृसत्ता मानसिकता अ, रहेगा थोड़ा-सा, तो वक़्त लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा बट वक़्त लगेगा। जी मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो मैं श्रोताओं से प्रश्न लेना चाहूँगी, आपके जो भी प्रश्न हैं। अपर्णा जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। हाँ, मैं सुन रहा था और मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बिल्कुल 180 डिग्री अपोज़िट हैं, अच्छा। ठीक है? तो अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक तो पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आपने कई बार क्योंकि ये बोला आपने व्याख्यान में कि महिलाओं का जो खुद का जो एक मूल सार है, उससे उनको अलग नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, वो आप थोड़ा बताएँगी? क्योंकि आपने उसको जी, कई बार बोला है, तो मैं जी। जानना चाहता हूँ कि वो क्या है जिसको कि आप रेफ़र कर रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू रोहित आपके सवाल के लिए। देखिए ख़ासियत औरतों में ये होती है क्योंकि वो बच्चे पैदा करती हैं और ये सब, एक मांसपेशी उनकी जो कंपैशनेट सेल्फ है, वो काफ़ी एक औरत में स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर देखा गया है कि औरतें अफ़सोस ज़्यादा करती हैं, बुरा ज़्यादा लगता है, अपने आप को दोषी ज़्यादा ठहराती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा। तो वो अगर थोड़े संयम में ले आएँ, अफ़सोस करें लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, तो वो अपनी शक्ति से ज़्यादा जुड़ पाएँगी, ताकि वो अपने चाहे वो परिवार हो या नौकरी में पूरी तरह से आएँगी। कहीं न कहीं वो इतना अपने आप को इतनी सोच में रह जाती कि वो अपने आप को थोड़ा छोटा समझने लगती। तो उनको ये छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि वो अपने कंपैशनेट साइड से पूरी तरह जुड़े रहें, जो उनकी सोच है उससे उससे वो ज़्यादा जुड़े रहें, इंट्यूटिव रहें उसपे, है ना? तो ये डाउट करने की अपने आप को संदेह करने की इतनी ज़रूरत नहीं और सब कुछ कर पाएँगी वो, बट जहाँ संदेह आ जाता है तो आप अपने अंदरूनी शक्ति से नहीं जुड़ रहे हैं। और ये मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि पुरुषों में ये सारे तत्व नहीं हैं, लेकिन क्योंकि महिला एक एक प्राइमरी केयर गिवर है एक फैमिली की, उसकी भावनाएँ इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी हो जाता है और और उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को मैं रोहित जी बताऊँगी कि अपने तत्व से आप जुड़े रहिए, महिला के लिए। अपर्णा जी थैंक यू। तो मेरा नेक्स्ट फ़ॉलो ऑन क्वेश्चन ये है कि अब मैं भी आपसे एग्री करता हूँ इस बारे में कि महिलाओं की अपनी एक वो कंपैशनेट, केयरिंग, बीइंग इंट्यूटिव वो सब एक बहुत स्ट्रेंथ होती है। और आपने पहले बोला कि आजकल जैसे इक्वालिटी का चलता है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स चलते हैं जॉब्स में और प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं और आपने सही कहा। और फिर ये था कि अभी कोरोना के चक्कर में 7 टाइम्स ज़्यादा लोगों को मतलब महिलाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो अ, जो मैंने देखा है, मैं प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता हूँ। जी, जो मैंने देखा है कि अभी आजकल क्या हो गया है ना कि जिसको कहते हैं कि बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, बिल्कुल।
तो उसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज एंड उनका इंटेंशंस अच्छा होता है, और ये मेरा एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं सामने रख रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उससे एग्री करें या वो कुछ भी ऐसा, लेकिन मैं आपको एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो क्या हुआ है ना कि बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट के चक्कर में बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे वुमेन को हायर किया है, और आपने जैसा खुद ही बताया कि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, सैलरी एट पार नहीं दी जाती, वो कम सैलरी दी जाती है। तो अगर आप बिजनेस के एंगल से देखेंगे तो बिजनेस के एंगल से बहुत ही अच्छा ये प्रोपोजिशन है बिजनेस के लिए कि आप ज्यादा विमेन हायर करिए। उससे एक तो पॉलिटिकली भी आप करेक्ट हो जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ देखिए मेरा तो 48% है रेशियो, और आप क्या कर रहे हैं, आप उनको सैलरी कम दे रहे हैं। तो आपको कम सैलरी पे वो उतने ही काम करने वाले लोग मिल रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि महिलाएं क्या करती हैं, ज्यादा काम करती, 4 गुना 6 गुना ज्यादा काम करती, कंप्लेन नहीं करती है ना। अब आप सोचिए कि ऐसी वर्कफोर्स बिजनेस को कहाँ मिलेगी। बिल्कुल। प्रमोशन नहीं मांगती है, सैलरी रेज नहीं मांगती है ना। तो आप सोचिए बिजनेस के एंगल पे तो मतलब इट्स लाइक ए पॉट ऑफ गोल्ड। एब्सोल्युटली यस। तो फायदा तो उठाया जा रहा है इससे, काफी फायदा। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो डाइवर्सिटी इंक्लूजन नाम के इनिशिएटिव चलते हैं ना, डाइवर्सिटी इंक्लूजन जो इनिशिएटिव्स है ना, ये आउटसाइड व्यू के लिए बड़े अच्छे से व्यूज हैं, बट एक्चुअली इनके अंदर क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। और इसीलिए आप देखिए कि कोरोना टाइम में क्या हुआ कि जब लोगों ने कहा अच्छा मुझे कॉस्ट कम करनी है, तो उन्होंने कहा आप क्या करें, तो उन्होंने कहा कि अच्छा लेकिन कॉस्ट तो कम करनी है लेकिन हमें प्रोडक्टिविटी स्टिल हाई रखनी है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ये विमेन को आप निकाल दें। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, आपकी राय और मेरी राय बिल्कुल सेम है, 180 डिग्री ऑपोजिट नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ और आपसे सहमत हूँ कि ऐसा। अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। जो रोहित जी ने सवाल उठाया है उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हाँ ये जरूर हो रहा है, देयर इज अ वेज गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन, जो कि गलत है। और आज के तौर पे क्योंकि इसका काफी एक तरफ से अगर आप देखें विश्व पे भी काफी डंडोरा सा पीटा जा रहा है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बहुत सारी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन सही मायने से बहुत कम संस्थाएं हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं ये इस विषय पे रोहित जी से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये बहुत बड़ा बदलाव है, ओवरनाइट सब चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वी आर इन वर्क इन प्रोग्रेस एक्चुअली। तभी जब जब तक हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में और बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, ये ऐसे बदलाव आएगा नहीं। तो हो सकता है काफी कंपनीज ऐसे हैं जो दिखावे के तौर पे डीएनआई डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कर रही हों, लेकिन ऐसे भी कंपनीज हैं जो कि सही मायने में समानता दे रही है और उसका फायदा भी उठा रही है। मतलब जैसे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस है या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका उनको फायदा दिख भी रहा है। आज के तारीख में सबको इस विषय में इतनी इतनी डीप लेवल ऑफ कन्विक्शन भी नहीं है कि अगर हम और औरतें को ज्यादा हायर करें तो एक्चुअली बिजनेस परफॉर्मेंस हमारा बढ़ सकता है। ज्यादा लोगों को इसका सही मायने नहीं पता है। तो वो एक जर्नी है, धीरे धीरे करके रोहित जी कहीं ना कहीं तो वृद्धि होगी इसमें। तो बट थैंक यू फॉर रेजिंग दैट पॉइंट। That was a very, very insightful talk. I totally agree with the point. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस point पे on about the difference in upbringing जो एक strong mother की होती है and the difference in upbringing of a woman, of a lady who has been suppressed. And also I agree with a lot of other issues that you have pointed, mental health issues and all those things. If you go in villages now, the village women are far more getting together and doing self-help groups, and they are doing cottage industries and this industries. They even beat up the men in their villages, if they don't behave properly. Yeah. So those village women are the, I mean, आप गुलाबी गैंग देख लो या जो भी देख लो, you don't see a urban woman coming out except for organizations and NGOs.
But in a village, in every household, you'll find a strong woman. And of course, South India has a matrilineal way of functioning. So where the son-in-law comes and stays in the sasural, and it is not looked down upon. So I think the urban people are the one afflicted with this psychosis because they are so westernized. And I was just reading yesterday an interview of Cameron Diaz, a very famous Hollywood actress, and she and many other women have pointed out that once you hit 40 in Hollywood or in foreign countries, you are discarded as a no use female. So they have to do botox, shotox, and all these things to continue to remain desirable. So that is a very sad thing. Rather, India, mein what happens once you tend to age, men will look at you as Didi, as Mataji, as this. They will respect you. So the more you age, the more they respect you. Coming to this whole urban psychosis that has been affected by the Western influx of feminism and the extreme feminism, there are places where women are genuinely affected with genuine problems, and it's problematic. So that needs to be taken up, and there are so many laws that are in favor of women, but they are misused by a lot of. So I am not I have grown up with a strong mother. I have seen houses where weak, suppressed women, how they bring up their children, and it's actually very sad. And that goes on for generations and generations and generations. So it pains me to see that. And yes, if we need to understand that yes, our ancient texts regarded the woman as a as a peaceful, peace loving and caring and compassionate. But if you trigger her, then she has those shastra in her hand which she will use, and she uses it very freely. So that's what I think. The urban psychosis has to be corrected very much, and it has to be brought back to its roots, and it has to understand that what importance and what power and they are suppressed, and which they are in many places. I'm not denying it, and we need to work on that front, which you're doing tremendous work for that, and I applaud you for this. Wherever there is suppression, wherever there is something abnormal, wherever there is bad things happening to women, I think हम सबको उनके साथ पूरी तरह जुड़ के कहीं भी जहां अन्याय हो रहा है, we also have to be very aware as you are doing, and I applaud the work that you are doing. I think we need more women like you, and we also should stand by these women and push them forward and get them into their rightful position. No, thank you, Tanya, for giving that context. And the thing about diversity is that there should also be diversity of perspectives. सबकी अलग-अलग राय हैं, सबकी अलग-अलग सोच है. We need to create more spaces where diverse views are welcome, right? So I may have a certain view, and you're right about the urbanization. This is a bigger problem in urban cities than probably it's in rural areas. However, these things are very subjective. I mean, I would say even in rural areas, there is a lot of suppression of the woman's voice. If you see, even in Haryana, I'm based in Gurgaon just now. I know for a fact that during the pandemic, the levels of domestic violence went up by about 3 or 4 times. Right now, that all comes from the fact that the man is constantly asserting his dominant power, and the easiest way to do it is through physical violence because they're physically stronger. So a lot of those conversations need to shift. There are no easy answers as far as diversity and inclusion is concerned. We have to be very mindful and cognizant of the legacy that we have carried forward over the years. But to me, it's important कि हम धीरे-धीरे इसके बारे में बात करें. Even if it in smaller groups, we speak, dialogue, agree, disagree, and then find our own truth around this. Absolutely, absolutely. Thank you so much, Aparna ji. Thank you. Thank you, Tanya. It's a very, very, very large, complex, complicated, and sophisticated and nuanced subject. Sure. Then you said about Gurgaon and perspective. Now it's a large subject. I don't know how to encompass it in a few words. And I have to be very careful not to tread on toes and flare up. So I'll be very careful in choice of words and all. It is very dangerous. See, in the home,
now again, I have to be very careful. Everyone puts on an act in a particular situation. I suppose, you can cut me down if you want, I may be incorrect. Women have to put up more of an act. From getting up in the morning till sleeping at night, she has to put on various acts. All of us have to. We act as friends, mothers, daughters, parents, husbands, sons, all that. So women have to put up more of an act than men. Firstly, right. In the interest of one-to-one. harmony. In the interest of harmony. Absolutely. Now, this has to be a one-to-one. Therefore, now what happens is, she puts on an act at home. She's not what she's putting on. I want a step-by-step agreement with you, so we go further. So what happens is, she puts up with it, takes out the steam, puts on her office dress, goes to office, has a cup of tea and says, thank God, and lets out her real self. Yes. And where she gets on to a different frequency of interaction, personal dynamics is very different there. There she's now again, I have to be very, very, very careful. There she is an object of, if not gratification, she's an object. So she loves being, now again, please don't get me wrong, I'm not talking 100%, I'm talking of what happens in the various places. So in the marketplace, in the office, she's an object. So some of them love to be an object. Why do you think these textile companies earn by the crores, even any time? Because they love to dress up the woman. Why do you think an advertisement doesn't feature a man? Because it doesn't sell. You have to show a woman in a dress, and then people flock together. Now, various things I cannot tell you on an open conversation. It might get hurt a lot of people, and I might get a lot of flack. I don't want to face any flack. So she is the object, and she some of them revel in it and prance around and dance around mentally and say, "Oh my God, how nice!" She goes back tired from the office, but happy, saying that today 5 A, B, C, D was swooning over me. So thank God. She comes back. First thing, she looks into the mirror and says, "Thank God." Okay, now back to brass tacks. That act of being whatever she is at home. Yes. Now there is a fine line. She comes back and says, "Why can't I behave the same way there as here?" Now gets the problem. She says, "What the bloody hell?" Sorry. She says, "What the hell? About 100 men there treat me differently, and this one man treats me totally ultraviolet, infrared. What the hell?" Yes. So she keeps her head down for 10 minutes, 20 minutes, 1 minute. Then she says, "No, to hell with it. Why do I need to put on an act?" Then there is, of course, the mother-in-law. And I see, I'm nothing against, I'm not a misogynist, please. Then the mother-in-law says, "Hell, this is too much." She now starts off fireworks. So the man has got his additional support, firepower so he's got firepower on. He's fully firepower. She's got nothing. So she, in any case, is going to be defeated. So this is what exactly happened. So he gets moral, physical support, psychological support. Yes. He gets nothing. Now, who is in the right and the wrong? I still haven't told you who's in right and wrong. I have no rights and wrongs. Now, leave that aside. Now, you talked about perspective. Now, in living in a society, if you're a band of human beings, you got to have, if you're driving on the road, in India, you got to drive on the left. In 70% of the countries in the world, you got to drive on the right. You cannot say that I will have my perspective, you weave around me, I will go left and right, and you will go left and right, and we will somehow please make sure we don't have an accident. There will have to be an accident if you say your perspective to you and my perspective to me. You got to have one perspective in India and one perspective in America. You can't have two. So in a society, I'm taking an extreme example. There have to be some norms, leave alone laws, to hell with laws, but there have to be some norms in between you and me. For example, when I talk, you're listening. That's a norm. Otherwise you can say, I won't listen. I'll talk when you're talking. So some norms have to be there. So those become, now subconsciously we tend to
take on those norms. These are subconscious. You adopt it. I've been brought up by an excellent mother. I mean, she was beyond God. I placed her much above God. God is much below that. God, or in any case, Sanatan Dharma, we don't have a G-O-D, whatever. So I placed the highest of evolution. So now coming back. So I'm not a misogynist at all. But you got to get down to brass tacks of what is what. I'm being very vague because, without just going high fly and bleeding heart liberal and, everything is okay and everyone has to be equal. You also already answered one of my questions. You said the woman is the primary caregiver. I actually wanted you to answer that, but you already answered it. So if you're a primary caregiver, your arena is different from the secondary caregiver. We are all animals. Right now, while you're talking here, there's a bird and a baby bird sitting on top of some tree next to where we are. Baby bird's mother is sitting next to it. The baby bird's father is nowhere. He's flying around somewhere picking up some food. And he doesn't know what is happening. So the primary caregiver's arena of operations is totally different from the secondary caregiver. Human beings here, the secondary one is also closer, providing various things. So you have to, if you accept these things, there is, I would look upon all these things as humanitarian thought processes. Nothing about the gender. So it was brought up by a fantastic mother. So it is not about, you can't gravitate towards me and you and this and that. Kumar, is it okay if I interrupt you? Because you're making a very pertinent point and I just want to build on what you're saying, if that's absolutely. Okay. Absolutely. Yeah? So I agree with you that it's not about being feminist or, activist, like an activist feminist. I have never kind of emphasized that. What I'm also talking, in fact, when I talk about, Rohit ji, aapne jo wo nari tattva ki baat kari, is the feminine energy of compassion, of care, of resilience, of providing. These are coded within us bioexistentially. There is a certain coding that we carry. We may be physically different, right? But I also want to talk about absorbing or getting in touch with the feminine energy, and obviously the contrary is the masculine energy. Does it mean that only women have access to the feminine energy? It may come to them more naturally, but they can equally acquire some of the masculine qualities or the energy of risk taking, of driving results, of strategic orientation. Equally, the male, the gender can acquire feminine energies of compassion. That compassion is being spoken of as a big leadership quality today in organizations, right? Interpersonal sensitivity. So even as we are making those distinctions from a gender standpoint, and I'm talking about the 21st century woman who needs to step up, there is also another part that I would want to, and maybe that warrants a separate discussion altogether, is acquiring the masculine and the feminine energies. In fact, that would be a great way of bringing some kind of equality in the truest sense as far as relationships are concerned, both personal and professional. Earlier, Kumar, you spoke about the conflict that the woman goes through, when she steps out and what she's experiencing back home. I think if both the men and the women shift a little bit the level of conflict, and look at it, we are talking about also mental health in today's day and age. When you are experiencing that level of conflict between one world and another, there's bound to be rise in mental health, right? So I agree with you, making a very pertinent point. And before that, thank you so much for drawing the distinction between matriarchal and matrilineal. That was a good distinction that you drew. But just to add that हर चीज में बैलेंस की बहुत जरूरी होती है, हर चीज को थोड़ा समझना जरूरी है. And I think the starting point really are forums like this where we discuss. So Kumar, that was just building on what you had to share earlier. If there's anything that you want to add, please go ahead and then make the next point. Now, in this particular place, I don't want to mention anything. We are on the open now. If you look at the HDI is the barometer of so-called PROGRESS. The HDI stands for Human Development Indices. You look for female feticide first,
female infanticide second, female longevity third, female literacy fourth, female property rights fifth, female social rights sixth, and so on and so forth. So then comes male longevity, male literacy rates, male blah, blah, blah. So if you look at all these human development indices, this place where matrilineal systems persist it's got the highest HDI. A woman there is less likely, I may be wrong now, but it's somewhat correct. A woman there is less likely to die in childbirth than a woman in America. I mean, there's something very, very people may not understand. A woman is less likely to die in childbirth in this place than a woman in the US. Can you imagine? Okay, but that is the beginning of the story, not the end of the story. So now in this place, you go by the suicide rates. The suicide rates in India are 8.7 or 7.8 average. And some state, I won't mention any state, it's some 2.2 or something. I know everything, but it's inappropriate to say it. Kumar, just phrase your question. I think that. So now this place where all these HDI are the highest, so it must be bliss, BLISS in quotations, living there, it must be paradise. The suicide rate is 35 per 10,000. Whereas the rest of the places, it is 8, national average is 7 or 8. And one particular state Kumar, is 2.2. I'm going to interrupt you again. So, no, 1 minute. Aparna, just a minute. So now, what is the end state that you're aiming for? Are you aiming for what HDI, like Bhutan says, we are not aiming for economic development. We are aiming for happiness. A happiness index is what we are looking for. We are not looking for economic index. So what is the end state you're aiming for? So in response to what Kumar has asked, let me state that the work that I do is at a very, very small scale compared to what needs to be done at a national and an international level. With the women entrepreneurs, women in organizations, girls from marginalized communities, I work on empowering them, essentially getting in touch with their true essence. How can they become more emotionally resilient? How do they resolve problems in their life? How do they build a supportive relationship network? How do they carve out a vision for themselves? That's the kind of work that I do with women. Yes, at a national level, if you're talking about HDI indices, I mean, there's a lot that needs to happen. It's not one person, but it has to be a multidisciplinary approach there. My personal passion area is building emotional resilience, and I'm saying not just for women, also for men. However, given that the woman is a primary caregiver and has a huge role to play in the upbringing of a child, I feel very strongly about empowering women there. So, Kumar, I hope that addresses your question. If you have another question, that's fine. Rohit ji, आपके भी कुछ सवाल थे, आप वो पूछना चाहेंगे? I think my whole point is, I made my point about diversity and inclusion and how business is exploiting it and all of that. And this takes me back to the fundamental thing. I totally agree with, you कि आपने बोला कि महिलाओं का एक अपना अपना साथ होता है और उनको उससे जुड़ना चाहिए और उसको नहीं भूलना चाहिए, एंड आई टोटली एग्री विद इट. प्रॉब्लम ये है कि अभी जब हम ये अर्बन सेटिंग में, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में या जो काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो जो मेरा मानना है कि हालांकि बिजनेसेस तो ये बोलते हैं कि हाँ वो हम महिलाओं को इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि अगर हम इनको लाएंगे तो हमारा बिजनेस ज्यादा फैल जाएगा. वो कोई इस बारे में बात नहीं करता है कि ऐसा क्यों होगा. मतलब महिलाओं को लाने से भाई ऐसा क्या होगा कि आपका बिजनेस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा. अगर आप उनसे वो पूछें तो बहुत सारे लोग तो दे विल स्टटर एंड दे विल ट्राई टू डांस अराउंड द होल थिंग एंड गो अवे फ्रॉम देयर. प्रॉब्लम ये है कि अभी जो मैं देख रहा हूँ इन सब चीजों का एक जो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट जो मैं देख रहा हूँ, वो अभी क्या हो गया है कि जिसको हम बोलते हैं कि ए मैन वॉकिंग इन अ वुमन्स बॉडी. कि वो जो आपने बोला ना कि उनको अपने सार का ध्यान रखना चाहिए और उससे जुड़े रहना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए. आपने बोला कि आप इमोशनल हेल्थ पे काम करती हैं, आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू.
लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो ऐसा हो गया है कि अ मैन वॉकिंग इन अ वुमन्स बॉडी। ठीक है, उनके सारे एक्ट, सारे कॉन्वर्सेशन, सारे सब वैसे ही होते हैं। बट ठीक है, वो एक वुमन बॉडी में वॉक कर रहे हैं, तो एक तो वो मुझे प्रॉब्लम लगता है। दूसरा, आपने थोड़ा सा इक्वालिटी के बारे में बोला था, तो आई एम जस्ट गोना शेयर माय व्यूज एंड आई लीव इट देयर। आई थिंक तानिया जी हैज एड्रेस सम ऑफ द थिंग्स अबाउट द एपिक्स, और वो सब उन्होंने बोल दिया है। बट आपने बोला कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि पूरी सृष्टि का जो निर्माण है वो एक नारी के द्वारा हुआ है, और मैं भी इस बात में बिलीव करता हूँ। तो अगर आप उस तरह से देखें तो मतलब कि महिला जो है एकदम, नारी जो है एकदम टॉप मोस्ट हायरार्की में है। उन्होंने ही सबका क्रिएशन में सृजन किया है, वो नारी नहीं किया है। अब अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो अब हम पुरुष लोग भी जाके झगड़ा करने लगेंगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, भाई इक्वालिटी दीजिए आप हमको भी। है ना। दूसरा चीज ये है कि अब जैसे आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि, और ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी, कि वो जो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप दिखाया जाता है, वो शिव का दिखाते हैं, पार्वती का नहीं दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों है? आपको जाके उस पर झगड़ा करने लगे कि भाई नहीं, भाई पार्वती जी का भी दिखाना चाहिए। अब उसके पीछे बहुत बहुत ही डीप लॉजिक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी। लेकिन मैं, जो लोग बहुत इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, मैं उनको जाके यही सारे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आप ये बताइए कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि नारी जो है बहुत अलग है, उनका अपना सार है, और उनको वो बना के रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, उनके अपनी परिवार के लिए और सबके लिए। और फिर हम ये बोलते हैं कि नहीं, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्यों एक नारी शक्ति, जिसको अभी आपने फेमिनिन एनर्जी बोला, हम उसको क्यों इक्वेट कर रहे हैं मैस्कुलिन एनर्जी से, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। ये ऐसे बोलना है कि भाई हम एक एवोकाडो और ऑरेंज जो है ना सेम होना चाहिए। ठीक है, फ्रूट्स हैं बट सिमिलैरिटी एंड्स देयर, राइट। तो हम उसको हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट होने के बावजूद। तो इसीलिए मुझे जो लगता है अपर्णा जी, कई बार लोग जो है ना कुछ गलत वर्ड्स यूज करते हैं कि वो, जैसे हम बोलते हैं, बैलेंस लाना पड़ेगा सोसाइटी में। अब आप बैलेंस बोलेंगे ना तो मुझे वो जो फिजिकल बैलेंस होता है ना वो याद आएगा, उसमें वो बाइनरी है। रोहित जी, आपने जो कहा ना, ये वर्ड जो बैलेंस है, ये हर लाइफ के हर चीज में लागू होता है ये, एंड ये मेरा फेवरेट वर्ड है। बिकॉज देखिए, कोई चीज हम एक तरफा नहीं ले सकते। यहाँ भी हम 4-5 लोग हैं, लेकिन व्यूज आर सो डिफरेंट, राइट? So there has to be a certain balance, a middle of the ground, or middle of the path kind of an approach. आपने कहा कि औरतें जब कार्य क्षेत्र में, ऑर्गेनाइजेशंस में आती, then they become a little more masculine, they are masquerading as more men than women, right? I agree with you that aggressiveness is probably an extreme, और इस बैलेंस में लाना बहुत जरूरी है। कहीं बीच में you strike, find that, and it's very difficult to find that balance in everything in our lives. Work life balance की बात होती है, equality की, in a team there should be equal number of men and women as opposed to more men than women, right? And we all know that homogeneity, whether it's all male or all female, is not good at all, right? Whether for organizations or for teams or for the country, the diversity of perspectives, एक औरत के सोचने का नजरिया, एक आदमी के सोचने का नजरिया बहुत फर्क हो सकता है, मुद्दा वही रहेगा। लेकिन दोनों जब अपना योगदान दे उसमें, then a better thing emerges, which is why D&I is strongly linked to innovation. और आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी लोगों को इतनी समझ नहीं है कि इसका कैसे होता है, ये बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। अभी तक I would say we are still taking baby steps as far as diversity and inclusion is concerned. Collectively as a nation, as all of us as organizations, we are only in kindergarten. हमें PhD तक पहुंचना है और उसमें वक्त लगेगा. It requires, तभी the more number of sessions we run, the more conversations we have, are a step in the right direction. So I agree with you on the word balance. I think everything needs a little bit of balance.
and people struggle. Women in organizations struggle, so they either become too submissive or too aggressive. They are not able to strike that balance, which is why I said the more you get in touch with what you want, the more comfortable you are in your skin, it will be easier to strike that balance. So that was my comment to what you were saying. But yes, thank you for raising that. I will just say one thing. Actually, Aparna ji, मैं ये बोल रहा था कि in the context of diversity, inclusion, women empowerment, and all of that, I would actually hesitate to use the word balance. I will not use the word balance because to me, men, women, diversity, inclusion, women empowerment के केस में actually मैं वो balance word use नहीं करूँगा क्योंकि I cannot put men and women on the same balance and say okay who is higher who is lower. वो मैं कर ही नहीं सकता because मैंने कहा जैसे एक avocado है तो एक orange है. तो इसलिए मैं एक्चुअली वो यूज ही नहीं करता वर्ड, इसीलिए इक्वालिटी बैलेंस ये मैं यूज ही नहीं करता क्योंकि दे आर सो डिफरेंट एंड एक्चुअली लोग ये सब यूज करके उनको एक ही स्पेक्ट्रम पे ले आते हैं कि अब तो मैं तुम्हें एक ही यार्ड स्टिक से मेजर करूंगा एंड वो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज है. उसकी वजह से ये सब होता है कि लोग जो हैं वो मैन वॉकिंग इन अ वुमेन्स बॉडी वो होता है या फिर अब आप I can keep talking to my, but that was my point. Yeah, sure. I agree. I kind of take your view on the balance bit. Right. But here we're talking about balancing opportunities or status, respect, somewhere bringing that so that it becomes easier for women to be in the workplace and manage their work and home better. Yeah. But problem ये है कि हमारा industry में work which aligns with women's strength is a rarity. ठीक है, वो HR का एक फील्ड है जिसको लोग बोलते हैं जनरली हाँ ये बहुत है एंड एक्चुअली एज डेफिनेशन वो है काफी अलाइन करता है वो वर्क. प्रॉब्लम ये है कि आज की ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में HR is a sugar coated thing and it's a glorious thing but without any substance. Anyway, that's another topic altogether. Yeah, that's another topic. That's why I was not going there. So thank you for the discussion. Thank you, Rohit. Thanks a lot.